तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है द कूल स्कूल में। और आज हम डिस्कस करने वाले बेसल नॉर्म्स के बारे में, क्या हमें पता चलता है। सो एज यू ऑल नो दैट दिस सेशन इज नेम्ड पढ़ाई विद एआई। तो यहाँ पर हम जेमिनी के साथ कुछ गप्पे वप्पे मैंने मारी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वो आपके साथ भी शेयर करूँ और देखेंगे बेसल नॉर्म के बारे में क्या हमें पता चलता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। मैंने उससे पूछा कि ऑल अबाउट बेसल नॉर्म्स बताओ। तो दीदी ने बोला कि बेसल नॉर्म्स आर इंटरनेशनली बैंकिंग रेगुलेशंस इशूड बाय बेसल कमिटी। और फिर कुछ चीजें बताई और फिर मुझे लगा कि यार ये तो सब बेसिक बेसिक चीज है ना, कि बेसल नॉर्म का फोकस क्या था, की मैंडेट क्या था, 8% लाना है वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना। तो फिर मुझे मजा नहीं आया, तो फिर मेरे अंदर चुली और मैंने उनसे थोड़ा ऐसे बोला कि हिस्ट्री ऑफ बेसल नॉर्म बताओ कि वो पिक्चर में कैसे है, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमारी कहानी होती है शुरू। द हिस्ट्री ऑफ बेसल नॉर्म्स इज रूटेड in the realization that banking had become global and regulation was still local। तो दिक्कत कहाँ पर आती है, अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि फाइनली एग्जैक्टली मतलब बैंक होते ही क्यों है, राइट। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि बैंक इज ऑल्सो काइंड ऑफ बिजनेस, और कोई बिजनेस होता है उसके अंदर क्या होता है, पैसों का लेन देन होता है और उसके अगेंस्ट आपको कोई चीज मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो कुछ इससे लिख सकते हैं, हाँ, ठीक है। तो बैंक इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बिजनेस ओनली, राइट। अरे यार, ये नहीं करना। हम्म, थोड़ा सा टाइम लगेगा यार ये सब चीज़ सीखने में। प्लीज बेयर विद मी। अरे मिटा के नहीं रहे हो। ओहो। अच्छा, ये तो टाइप हुआ पड़ा शायद इसलिए। ठीक है। तो यहाँ से हम ट्राई करने हैं समझने की कि बैंक जो है ये भी एक तरीके का बिजनेस ही है। ठीक है। अब बिजनेस के अंदर क्या होता है, मान लो कि आप हो, आप एक दुकान के पास गए और आपने बोला कि मुझे आप मेरे से आप 5 रुपए लो और मुझे आप बदले में एक पार्ले जी दो। ठीक है। अब बैंक क्या कर रहा है, ये बैंक है और ये अगेन आप हो। आप जा रहे हो इसके पास और आप बोल रहे हो कि मुझे आप 5 लाख रुपए दो और मैं बदले में अ, आपको 5.5 लाख फॉर एग्जाम्पल दूंगा। ये शायद मैंने एरो जो है वो उल्टी बना दी, बट दैट्स द केस। तो बेसिकली बैंक इज ऑल्सो अ बिजनेस, बट बैंक इज इन अ बिजनेस ऑफ मनी। वो पैसों को खरीदता और बेचता है। जिस तरीके से आप एक नॉर्मल दुकान पे जाके पार्ले जी खरीदते बेचते हो, बहुत सारी खरीदते हो और वो आपको बेचता है, उसी तरीके से बैंक क्या कर रहा है। बैंक इज इन ए बिजनेस ऑफ सेलिंग मनी। ठीक है। ये हमने सबसे पहली चीज देख ली कि बैंक होता क्या है, करता क्या है, ठीक है। अब बारे में बात करते हैं कि सालों सदियों से बैंक्स वगैरह चल रहे हैं और बैंक अच्छे से रेगुलेट वगैरह भी हो रहे हैं। अब बैंकों की जरूरत क्यों पड़ी थी, वॉर फाइनेंसिंग के लिए। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो वॉर्स को फाइनेंस करने के लिए बेसिकली हमें बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स की जरूरत पड़ी थी। बट क्या हो रहा था कि सारी चीजें सही चल रही थी, ठीक है। अ, ये कुछ लोग थे, इनको पैसों की जरूरत थी, ये जाते थे बैंक के पास और बैंक इन्हें पैसे देता था और ये सब चीजें चल रही थी। बट इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह नहीं थे, गाइडलाइंस वगैरह नहीं थी कि कितना बैंक को अपने पास रखना चाहिए, कितना उसको लोगों को पैसे वगैरह देना चाहिए। तो इस वजह से ये जो चीज थी बिल्कुल एक रॉ फॉर्म में चली जा रही थी, ठीक है। अब बाद में दिक्कत क्या आई कि चीजें ग्लोबलाइज होने लग गई, ग्लोबल ट्रेड्स होने लग गए। जिस तरीके से अगर ये पूरा मैप है और यहाँ पर आपका अमेरिका है और यहाँ पर आपका एशिया है, यहाँ पर आपका यूरोप है। तो अगर यूरोप को अमेरिका से कोई ट्रांजेक्शन करनी है, अमेरिका को यूरोप से ट्रांजेक्शन करनी है, तो वो सब भी चीजें हो रही थी। बट दिक्कत क्या आ रही थी कि जब यहाँ पर दिन था तो यहाँ पर रात थी, जब यहाँ पे रात थी तो यहाँ पर दिन था। अब उसके बाद और भी दिक्कतें आने लगी। ओपन इंसर्ट हो गया। अरे यार, नीचे होना था। ठीक है। अब दिक्कत ये होने लगी कि इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन है वो तो हो रही थी, वो तो बहुत अच्छे से हो रही थी, बट सेटलमेंट का एक इशू आ रहा था। तो अब यहाँ से हम समझना चाहते हैं कि शुरुआत कैसे हुई पिक्चर की, ठीक है। सो द इमीडिएट ट्रिगर फॉर द बेजल नॉर्म्स वाज द कोलैप्स ऑफ बैंक वाज हर्स्टेड, अ स्मॉल जर्मन बैंक ऑन जून 26, 1974, ठीक है। So the incident, what was exactly the incident? Herstatt was heavily involved in the foreign exchange market. ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज ग्लोबल ट्रेड हो रहा है, तो यहीं से हमारे बेसल नॉर्म की सबसे पहले शुरुआत होती है कि फॉरेन एक्सचेंज की वजह से ही हमारा बेसल नॉर्म शुरू होता है, क्योंकि हर्स्टेट नाम का एक बैंक था जो कहाँ पर था, जर्मनी के अंदर। तो
वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिव था। अब उसने क्या करा, ऑन द डे इट कोलैप्स्ड, जर्मन रेगुलेटर, अब बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पर आते हैं, ठीक है। हम्म, ये जर्मनी का बैंक है, हर्स्टेट, ठीक है। इसने क्या करा, एग्जाम्पल के तौर पे ही बस बता रहा हूँ, एक अमेरिका का बैंक था, उससे इसने लोन ले लिया, ठीक है। लोन कितना कर लिया, फॉर एग्जाम्पल, पूरे एग्जाम्पल की तरफ से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगेन 5 लाख रुपए का इसने लोन लिया। अब इसने लोन कब लिया, फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को इसने लोन लिया। और अब क्या हो रहा था कि इसने जब लोन ले लिया, तब हो रही थी यहाँ पर दिन, ठीक है, और यहाँ पर हो रही थी फिर रात। अब जब यहाँ पर दिन चल रहा था, तो इसके हिसाब से तो अभी वो दिन आया ही नहीं जब इसको पैसे लौटाने थे, ठीक है, अमेरिका को। तो ये अपना सही चल रहा था, बट वहां पर हो गई चुकी थी रात, तो इन्होंने बोला होगा ठीक है अगले दिन हम सेटल कर लेंगे, बट बाय द टाइम इट वाज गोइंग टू बी सेटल्ड द नेक्स्ट डे, ये जर्मन का जो बैंक है, जर्मनी का जो बैंक है, ये हो गया कोलैप्स, इसने कर दिया कोलैप्स, और इसके रेगुलेटर्स ने आए और इसको कर दिया बंद। अब जब इसको बंद कर दिया, तो इसका जो एग्जिस्टेंस है वही खत्म हो गई, एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। तो भाई अमेरिका के बैंक को इससे पैसा लेना था, वो पैसा लेगा कैसे, राइट, पैसा तो ले ही नहीं पाएगा। इसी की वजह से ही ये पूरा एक कोलैप्स हो गया था, जिसकी वजह से बेसल नॉर्म्स को लाना पड़ा था। और इस चीज को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हर्स्टेट रिस्क, या फिर सेटलमेंट रिस्क। अभी तो पढ़ते हैं कि एआई क्या बताता है, ठीक है। Hersted was heavily involved in the foreign exchange market. On the day it collapsed, German regulators forced it to close down after the European markets closed, but before the US markets opened. ठीक है, तो यूरोपियन मार्केट्स क्लोज हो चुकी थी, बट यूएस मार्केट अभी ओपन ही नहीं हुई थी, और उससे पहले ही जर्मन रेगुलेटर्स ने आकर उसको क्लोज कर दिया था। The Hersted risk. The bank had received payments in Deutschmarks from counterparties, but had not yet paid आउट द कॉरस्पॉन्डिंग यूएस डॉलर्स व्हेन इट वाज शट डाउन। उन्होंने रिसीव कर लिया था, बट शट डाउन होने से पहले वो दे नहीं पाए थे, वो रिटर्न नहीं कर पाए थे यूएस डॉलर्स। दिस लेफ्ट बैंक्स इन अदर कंट्रीज विद मैसिव लॉसेस, इवन दो दे हैड नथिंग, दे हैड डन नथिंग रॉन्ग। क्यों, क्योंकि सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होती है, एक चेन रिएक्शन बन जाता है। जैसे एक बैंक कोलैप्स होता है, उसी के बेसिस पर, अब जैसे ये वाला बैंक कोलैप्स हुआ था, ये कहाँ पर था, ये तो जर्मनी के अंदर था, तो इससे अमेरिका का जो बैंक था उसको भी फर्क पड़ा, बिकॉज ही दैट बैंक वाज डिपेंडेंट ऑन दिस बैंक। सिमिलरली देयर आर अदर बैंक्स हु माइट बी डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर बैंक, तो इस वजह से एक बहुत बड़ा कोलैप्स हो गया था। द रियलाइजेशन, दिस इंसिडेंट नाउ known as settlement risk or Hersted risk proved that the failure of one bank in one country could instantly destabilize the financial system of the other countries। ठीक है, तो तभी हमें जरूरत पड़ी कि ये ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जो कि ग्लोबली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। देन फॉर्मेशन ऑफ द कमिटी, एंड ऑफ 1974, 1974 के अंदर ये वाली दिक्कत आई। इसके बाद एक दूसरी कमेटी का फॉर्मेशन की बात छिड़ी। अरे, ठीक है। So, in response to the chaos caused by Herstat and similar disruptions, the central bank governors of the G10 countries, अभी तो G7 है, उस टाइम G10 हुआ करती थी, वो मिले। The action they established the Basel Committee on Banking Supervision, BCBS। और इसकी लोकेशन थी बेसल, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, आपको पता ही होगी। The committee was housed at the Bank of International Settlements, and uh, the initial goal wasn't to create strict laws, but to create a forum for cooperation to close gaps in international supervisory coverage, ताकि इंटरनेशनली सुपरविजन हो सके, जैसा अभी इंडिया में फॉर एग्जांपल आरबीआई करते हैं और रूरल रीजनल बैंक्स के लिए नाबार्ड करते हैं सुपरविजन, तो एक कॉमन बनाया जाए। पूरे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाए थे, क्योंकि एकदम से तो लॉस हो गया था, तो एकदम से आप पूरा फुल्ली फ्लैट एक परफेक्ट पिक्चर तो बना नहीं सकते। तो ये था कि बस अभी जो फिलहाल लॉसेज है, थोड़ा सा एक रफ ड्राफ्ट बना लेते हैं, जैसे कि हम भी करते हैं जब हम तैयारी वैयारी कर रहे होते हैं, तो कहते हैं लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड, अपने आप थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग इनटू द फॉर्म, इनटू द शेप जो भी होता है। तो उसके बाद क्या हुआ, द रोड टू द फर्स्ट अकॉर्ड, जो फर्स्ट बेसल नॉर्म्स बने थे, वो कैसे हुए थे। फॉर द फर्स्ट decade, the committee focused on sharing information. However, the Latin American debt crisis of the early 1980s worsened the situation. Major international banks had lent too much money to developing countries that couldn't pay it back. So basically, अगर हम बात करते हैं, थोड़ी सी और बैकवर्ड में ले जाता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी स्कूल पे, साइंस और आर्ट्स वाले जो होते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। देखता हूँ अगर ब्रश का थोड़ा साइज कम हो जाए तो मजा आ जाए।
हाँ, ये वाला सही। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, ये माना जाता है कि एक एजम्पशन ली जाती है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही बैंक है। इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक है। और जो भी दुनिया के अंदर लोग हैं, वो जिन उनके पास जितना भी पैसा है, वो सारा का सारा वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के अंदर डिपॉजिट करा जा रहा है। और मनी इज डिपॉजिटेड इन बैंक। तो मान लो कि स्टार्टिंग में किसी इंसान के पास 100 रुपए थे, ठीक है। उसने बैंक के अंदर डिपॉजिट करा दिया क्योंकि दुनिया के अंदर एक ही बैंक है। अब बैंक क्या करेगा, उन पैसों को थोड़ा सा अपने पास रिजर्व में रखेगा और बाकी का वो आगे मार्केट में लैंड कर देगा। तो फॉर एग्जांपल, उसने 20 रुपए जो है वो अपने पास रिजर्व रखे और बाकी के अब 80 रुपीज जो है उसने लैंड कर दिए। तो स्टार्टिंग में उसने 20 रुपए रिजर्व रखे और उसके बाद उसने 80 रुपीज मार्केट में लैंड कर दिए। अब जिसने उसको मार्केट में लैंड करा है, वो जो पर्सन है, वो भी तो पैसे लेकर करेगा क्या, उसको बैंक में डिपॉजिट करेगा। तो वापस से बैंकिंग सिस्टम के अंदर 80 रुपए आ गए। अब जब 80 रुपए आ गए तो उसने क्या करा कि ये 20 रुपए रखे और 80 रुपए उसने लैंड कर दिया। दूसरी बार ऑलरेडी जो बोरोवर है उसने भी पैसे लेकर दोबारा बैंक के अंदर ही डिपॉजिट कर दी। अब दोबारा से बैंक के पास 80 रुपए आ गए। अब उसने दोबारा से उसने 20% जो है वो रिजर्व रख लिया और बाकी के कितने बचे, 64। अब उसने 64 रुपीज दोबारा से लैंड कर दिए। अब दोबारा से बैंक के पास 64 रुपीज आ गए। अब दोबारा से वो 64% का 20% रखेगा, जो कि कितना बचेगा, 12.8 बचेगा। और बाकी का जो अमाउंट है वो दोबारा से उसको री इन्वेस्ट कर देगा। और री इन्वेस्ट करने के बाद दोबारा से, अब देखो, फिर दोबारा पैसे इसके पास आ गए। तो कहाँ स्टार्टिंग में एग्जैक्टली 100 रुपए ही बैंक के अंदर डिपॉजिट हुए थे, पर बार 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 उसको चर्न आउट कर करके इतने सारे पैसे हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब इसी को हम यहाँ से समझते हैं कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब बैंक्स हुआ करते थे, तो बैंक क्या करते थे कि बैंक के पास मान लो आए 100 रुपए। अब वो उसको क्या करेगा, उसको लैंड ही तो करेगा। बिकॉज जब हम स्टार्टिंग में बैंक के बारे में पढ़ते हैं तो बैंक क्या होता है, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच टेक्स डिपॉजिट्स इन ऑर्डर टू गिव आउट लोन्स। तो वो 100 रुपए लेगा, अब 100 रुपए को आगे क्या करेगा, लैंड कर देगा। अब दिक्कत ये आती है कि उस टाइम इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते थे, तो बैंक क्या करता था, बैंक के लिए ये 100 रुपए क्या है, लाइबिलिटी है ना। अब उससे वो एसेट बनाना चाहेगा। अब आजकल हो गया ना कि नहीं, आप कुछ प्रोविजंस वगैरह भी रखो और बाकी के जो पैसे हैं उसको आप लेंड करो। बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो 100 रुपये हो गए, वो कहता था भाई 100 के 100 तू आगे लेंड कर दे, उसके एसेट्स बना दे। और एसेट्स बनाकर उसको क्या मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल 120 रुपये मिल जाएंगे। तो उसका तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपीज का। तो इसलिए वो पूरा का पूरा प्रॉफिट आगे करवाने के लिए आगे पैसे दे देते थे और इसी वजह से ऐसे जो दिक्कतें वगैरह आती थी। ठीक। तो फॉर द फर्स्ट डेकेड द कमिटी फोकस्ड ऑन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, हाउएवर, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया था ना। मेजर इंटरनेशनल बैंक्स हैड lent too much money to developing countries that couldn't pay back। इसकी वजह से भी एक दिक्कत आई थी। रेगुलेटर्स realized that banks were operating with dangerously low levels of their own money related to the risk they were taking। ठीक है, उनका खुद का कुछ पैसा यहाँ पे उनका खुद का पैसा बहुत कम होता था। जैसे यहाँ पर तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 100 रुपए आ गए और 100 के 100 ही बेच दिए आगे, उन्हें लोन्स में दे दिए। बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता था। ऐसा होगा कि चलो 100 नहीं तो 99 रुपीज रख लिए अपने पास, सॉरी 99 रुपीज आगे लैंड कर दिए, 1 रुपया रख लिया अपने पास। या फिर 90 रुपए होंगे, 10 रुपए होंगे, वो मैंने एग्जाम्पल के लिए जाता। तो बेसिकली बोल रहे हैं कि बहुत कम लेवल अपने पास रखते थे और बाकी सारे लैंड कर देते थे, जिससे अगर कभी वो डिफॉल्ट कर गए तो भाई आप लोग ही तो आप लोग ही तो कोलैप्स हो गए, आप लोग ही तो शट डाउन हो गए। So the result in 1988, the committee released the Basel I Accord. This was the first time a unified standard for minimum capital requirement was agreed upon globally, mandating that banks hold capital equal to at least 8% of their risk-weighted assets। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ वर्ड्स की कि कैपिटल क्या होती है, रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होते हैं। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि कैपिटल क्या होती है, कैपिटल बैंक्स ओन मनी। अब कैपिटल के अंदर क्या चीज आती है, बैंक्स ओन कैपिटल, जो उसके जो भी मैक्सिमम शेयर होल्डर्स हैं या फिर जो भी उनके ओनर्स हैं उन्होंने इसके अंदर आ रखा है। जैसे नॉर्मली पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर गवर्नमेंट होती है। एंड सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे पास शेयर होल्डर्स, जो आप लोग अगर उसके शेयर्स परचेज करते हैं तो आप जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हो गई बैंक की ओन कैपिटल। इसके अलावा बैंक के पास क्या होता है, लायबिलिटीज। ठीक है, ये हो गए
जो डिपॉजिट्स बैंक के पास आते हैं। लाइबिलिटीज क्या होता है, हमारे ऊपर बर्डन होता है ना, तो डिपॉजिट्स क्या होते हैं, बर्डन ही तो होते हैं, लोग हमारे पास डिपॉजिट्स जमा करते हैं और हमें उनको वापस देना होता है विद इंटरेस्ट। और फिर आते हैं एसेट्स। एसेट्स हो गए हमारे, लोन्स हो गए। लोन्स में क्या हो गए, हाउसिंग लोन्स हो गए। इसके अलावा एसेट्स क्या होता है, एसेट्स का काम क्या होता है, एसेट्स का काम होता है ना वो चीज जो हमें बाद में जाकर फायदा देती है। तो सिर्फ लोन्स ही नहीं आते, लोन्स के अलावा इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं। प्लीज पार्डन माई हैंड राइटिंग, बहुत गंदी है। इसके अब इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाती है, फॉर एग्जांपल गोल्ड बॉन्ड्स। गोल्ड बॉन्ड्स तो नहीं, सिर्फ गोल्ड की बात करेंगे, या फिर हम बात करेंगे जी सैप के बारे में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में। अब बात क्या होती है यहाँ पर, दूसरी बात क्या हुई है कि एक तो हो गई, रेगुलेटर्स रियलाइज दैट बैंक्स वर ऑपरेटिंग विद डेंजरसली लो लेवल ऑफ देयर ओन ओन मनी। इसका मतलब है कि ये जो 100 रुपए इनके पास, फॉर एग्जांपल पूरे के पूरे कैपिटल है, सॉरी 100 इनकी अगर रुपए, इनके पास 100 रुपए हैं, इसको मैं इजीली समझाता हूँ। बैंक के पास क्या है, मान लो कि 100 रुपए है। अब 100 रुपए में से हो सकता है कि इनके पास 10 रुपए इनकी कैपिटल हो, मतलब बैंक के अपने पैसे, और 90 रुपए जो है ये आपके पास डिपॉजिट्स में हो। ठीक है। अब सीन यहाँ पर आ जाता है कि आपको कुछ पैसा अपने पास रखना चाहिए एज रिजर्व, और बाकी आप लैंड कर दो। पहले ये चीज नहीं थी, पहले ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे, और इसी की वजह से ये दिक्कत आ रही थी। अब उन्होंने क्या बोला कि रिस्क वेटेड एसेट्स के लिए बता। तो अब मैंने ऊपर एसेट्स बता दिया कि वो नॉर्मली लोन्स होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट्स होती है। अब इन्वेस्टमेंट और लोन के ऊपर पर्टिकुलरली रिस्क होते हैं कि कोई लोन हो सकता है जो कि ज्यादा रिस्की हो, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल लोन। पर्सनल लोन वो लोन होता है जिसके अगेंस्ट आपको कोलेटरल नहीं रखना होता, आप सिर्फ और सिर्फ अपने क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर पर्सनल लोन ले सकते हो। उसमें ये दिक्कत आती है कि हमारे पास कुछ है नहीं ना कोलेटरल, हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, और हम विदाउट गारंटी सामने वाले को दे रहे हैं बिकॉज उसका क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छा है, तो हमें पता है कि नॉर्मली वो दे ही देगा। इसके अलावा हमारे पास व्हीकल लोन होता है, व्हीकल लोन में भी चलो हमारे पास एक गाड़ी है जिसको हम बाद में जब्त कर सकते हैं, बट देन स्टिल इज नॉट एज गुड सिक्योरिटी एज देर आर अदर सिक्योरिटीज। फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन में हमारे पास पूरा घर है, बट हो सकता है कि उस घर के आसपास के एरिया में कोई ऐसी दिक्कत आए जिसकी वजह से उसके प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत डाउन हो जाए, जो कि चीज हम आगे दोबारा एक बार पढ़ेंगे। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में हमारे पास गोल्ड बॉन्ड्स, सॉरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी तो होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्यों फेमस है, इसलिए ना क्योंकि उसको बोलते हैं जीरो रिस्क सिक्योरिटीज। उसमें उसकी रिपेमेंट का कोई चांस नहीं होता कि कोई गलती हो, उसकी रिपेमेंट तो शॉर्ट शॉर्ट होती है। इस वजह से अगर हम इस तरीके से अलग अलग एसेट्स होते हैं जैसे हमारे पास, फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन हमने बात करी, अब हम बात कर रहे हैं ऑटो लोन की, फिर हम बात कर रहे हैं होम लोन की, या फिर हम बात कर रहे हैं अगर और किसी कंपनी के अंदर फॉर एग्जांपल उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा हो, उन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है उसमें इन्वेस्ट कर रखे हो दूसरी कंपनीज के, या फिर जी सेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर रखे हो। ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि पर्सनल लोन जो है इसके अंदर हो सकता है कि हाई रिस्क हो, राइट। इसके अंदर भी इसके अंदर कर लो वेरी हाई रिस्क, इसके अंदर हो गया हाई रिस्क, इसके अंदर भी हाई रिस्क, या फिर मॉडरेट रिस्क, कुछ भी कह लो, ये तो सिर्फ अभी समझने के लिए हम कह रहे हैं ना। कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर भी मीडियम रिस्क कह लो। अब इसके नीचे तो लो रिस्क ना, या फिर नो रिस्क। अब इसके लिए अगर हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे पास अलग अलग रिस्क वेटेड एसेट होना चाहिए ना, राइट। अलग अलग रिस्क वेटेड एसेट होगा तो उस हिसाब से कैपिटल रखेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 100 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो मैं ये 100 रुपए आगे लैंड कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ कोई खतरा ही नहीं है, ये मेरे जो पैसे हैं वो तो मुझे वापस मिलने ही मिलने हैं, राइट। तो ये तो मेरे एकदम हो गई 0% रिस्क वाली। तो इसके अगेंस्ट आपको भी कोई कैपिटल रखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि ये तो फेल हो ही नहीं सकता। तो अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं 100 के 100 अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। बट ऑन दी अदर हैंड अगर पर्सनल लोन में दे रहा हूँ, तो अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिर्फ 80 रुपए का ही पर्सनल लोन दूँ, क्योंकि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है तो मोस्ट प्रोबेबली वो मेरे को पैसे वापस दे देगा। बट जस्ट इन केस अगर नहीं दिया तो मेरे पास 20 रुपए तो होंगे ही ना बचने के लिए। ठीक है। सो द रिजल्ट इन 1988 द कमिटी रिलीज द बेसल वन accord. This was the first time a unified standard for minimum capital requirement was agreed upon globally, mandating the banks hold capital equal to at least 8% of their risk-weighted assets. अब मैंने कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट भी इसको पहले से दे रखे कि अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं और अगर उसकी इंग्लिश ठीक ना हो तो इंग्लिश ठीक कर देना। सो करेक्शन, बेसल इज अ प्रॉपर नाउन सो इट शुड ऑलवेज बी कैपिटलाइज्ड। अच्छा मैंने बेसल शायद कैपिटलाइज नहीं करा होगा। एंड कम इनटू पिक्चर नहीं होता, हाउ डिड दे कम इनटू पिक्चर, क्योंकि नॉर्म्स प्लूरल है। ठीक है।
So, what was the rationale behind holding a minimum of 8% capital on the bank's risk-weighted asset? अब मैं कह रहा यार 8% का क्या सीन है? मतलब 8% उनका लगा कि अगर 8% रोक लेंगे तो क्या बच जाएंगे? जैसे अभी आप सोच रहे होगे कि पर्सनल लोन है, अगर मेरे पास 100 रुपये और अगर मैं 80 लैंड कर दूंगा और अगर वो डिफॉल्ट कर भी गया तो मेरे पास 20 रुपये तो बचे, मैं तो अगेन लॉस के अंदर ही ना। तो फिर ये मेरे पास क्वेश्चन आ रहा, तो फिर मैंने वही चीज जेमिना से भी पूछी। So, the rationale behind 8% figure wasn't derived from a single scientific formula. Instead, it was a mix of negotiated compromise, prudent leverage limits, and standardization. अब नहीं समझा तो कोई बात नहीं, आगे दीदी ने सब समझा ही रखा है. The prudent leverage logic. The 8% requirement is effectively a limit on how much a bank can borrow relative to its own money. ठीक है? The calculation is if you invert 8%, you get a leverage multiplier of 12.5. तो बेसिकली ये बोल रहा है कि बेसिकली इसने बोला क्या, ठीक है, इसने बोला कि आप अपने पास 8% जो है वो आप अपने पास रखो, ठीक है, और बाकी का जो 92% है वो आप आगे लैंड कर दो। तो वही बात है ना, क्या 8% आप बचा के 92% लैंड कर रहे हो, तो भाई क्या सेंस बन रही है? अगर बाई चांस सारे डिफॉल्ट कर गए तो आपकी पिट्टी हो जानी है। तो हम ये कह रहा है कि अगर आप 100 को 8 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 12.5। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर आपके पास 100 रुपए के डिपॉजिट्स हैं या फिर 100 रुपए आपके पास हैं तो आप 8 रुपए अपने पास रखो और 92 रुपीज जो है वो आगे आप लैंड कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर बाय चांस चीजें बिगड़ी, अगर चीजें बिगड़ी तो आपके पास 8 रुपए। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि 100 रुपए का इसको मैं और कैसे समझाऊं, चलो एक बार पढ़ लेते हैं, क्या पता मुझे वहां से कोई आइडिया मिल जाए, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, द लॉजिक इट मीन्स दैट फॉर एवरी $1 ऑफ इट्स ओन कैपिटल बैंक कैन लैंड अप टू $12.5। व्हाई दिस मैटर्स? Regulators believed that a leverage ratio of 12.5 times was the maximum safe limit. If a bank lent more than that, a small number of loan defaults could wipe out the bank's entire capital and bankrupt it. ठीक है, a global compromise. Sorry. When the G10 nations met in the 1980s, there was a massive disparity in how banks operated. US and UK banks strict capital rules. They wanted a high percentage to ensure safety. ठीक है, अब यूके और यूएस के जो बैंक्स है वो बड़े बैंक्स, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई 8% नहीं, ज्यादा रखते हैं। Japanese and French bank often operated with very low capital, छोटे बैंक थे, वो चाहते थे कि हमारे पास, और उनके पास अदर बफर्स भी थे, तो वो चाहते थे कि लोअर नंबर हो। ठीक है, 8% was the middle ground. It was high enough to force undercapitalized banks like those in Japan at the time to strengthen their safety nets, but not so high that it would crush the banking industry ability to lend. क्योंकि कई बार होता है कि अगर आप इतना ज्यादा टाइट प्रोविजनिंग कर दोगे तो आप लैंड ही नहीं कर पाओगे, मार्केट के पास लिक्विडिटी ही नहीं रहेगी। Leveling the play field. Before Basel I, banks from countries with weak regulations had an unfair advantage. They could offer cheaper loan because they didn't have to set aside much of the profits, right? वो कहते थे कि भाई हमारे, जैसे मैंने ऊपर बताया कि भाई अगर 100 रुपए ही हैं तो एक काम करो, इसको ना 90 रुपए, 95 रुपए या फिर 99 रुपए सारा का सारा लैंड कर दो, मुझे क्या है, मुझे तो वापस प्रॉफिट मिल रहा ना। ठीक है, ये दिक्कत होती थी, इस वजह से दिक्कत आई थी। By setting a global floor of 8%, the committee ensured fair competition. A bank in New York and a bank in Tokyo would have to play by the same basic rules regarding safety. So, why risk-weighted assets? The rationale for applying the 8% to risk-weighted assets rather than just total asset was to distinguish between safe and dangerous lending. If it was flat 8% on the total asset, कि कोई भी तरीके का आप लोन दो, सब पर आपको 8% प्रोविजनिंग रखनी है और बाकी आप लैंड कर सकते हो। बैंक वुड स्टॉप बाइंग द सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्योंकि उससे तो कम प्रॉफिट मिलता है ना। जितनी ज्यादा सेफ्टी होगी उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, बिकॉज बिकॉज रिस्क रिस्क है तो इश्क है, जितना ज्यादा रिस्क की चीज होगी उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। Only and they would stop buying government bonds and only give out high risk corporate loans to maximize returns on their capital। तो इस वजह से आरडब्ल्यूए ये आया था कि रिस्क वेटेड एसेट होना चाहिए। कैश या गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे 0% रिस्क होता है, नो कैपिटल नीडेड। होम लोन पे 50% रिस्क होगा, कॉर्पोरेट लोन पे 100% होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन का इतनी ज्यादा श्योरिटी नहीं है ना कि वो वापस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या पता वो सारे पैसे लेकर उड़ने की फिराक में हो और सारे पैसे लेके चले जाए। तो इसलिए हमें 100% रिस्क वेटेड रखना पड़ेगा। अगेन इसने मेरी इंग्लिश ठीक करी यहाँ पर फिर, बट आई थॉट दैट इट स्टिल साउंड्स डेंजरस टू लैंड आउट 12.5 टाइम्स ऑफ व्हाट यू हैव राइट नाउ, राइट? क्या आपके पास अगर 8 रुपए और आप 92 रुपीज अगर लैंड कर रहे हो, स्टिल यार द स्टेक्स आर टू हाई।
तो उसने पहले मेरी तारीफ करी कि यू आर एब्सोल्युटली राइट टू फील दैट वे। एक तो जेमिनी की एक बड़ी अच्छी बात है, चैट जीपीटी की भी तारीफ बड़ी करते हैं, कोई क्वेश्चन उससे पूछते हैं तो मना नहीं करेंगे कि नहीं भाई आप गलत हो, बोलेंगे हाँ हाँ ठीक ही हो। ठीक है। So the reason it is allowed in banking comes down to the unique way banks work, fractional reserve banking, and the specific role that 8% capital plays. Here is why regulators think it is safe enough and why you are right in that right that it is dangerous. तो इसने बताया कि भाई आप सोच रहे हो ठीक है, लेकिन स्टिल सेफ होता है। और सेफ क्यों होता है? क्योंकि यार बैंकिंग रेगुलेटर्स ने बनाया भाई, ये सब मजाक थोड़ी है। ठीक है। द स्किल इन द गेम लॉजिक। बेसिकली इसने बड़ी अच्छी चीज बताई, द 8% इज नॉट द ओनली मनी द बैंक हैज, इट इज जस्ट द मनी दैट बिलोंग्स टू द ओनर्स। अब बात क्या आ गई है कि फॉर एग्जाम्पल कि आप, ठीक है, आप एक कार खरीदने जा रहे हो। ठीक है। अब आपको कार खरीदनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको खरीदनी है टाटा सियरा, फॉर एग्जाम्पल ये है 20 lakhs की। अब आप जा रहे हो बैंक के पास कि बैंक बैंक मैं आ गया हूँ, मुझे लोन दो, मुझे कार लेनी है। तो बैंक बोलेगा कि ठीक है, मैं आपको 20 लाख रुपए की कार के लिए लोन देने के लिए बता रहे हो, लेकिन मैं आपको 20 लाख रुपए नहीं दूंगा। ठीक है। मैं आपको लोन दूंगा 15 लाख रुपए। बाकी के जो 5 लाख रुपए हैं वो आपको, मेरे को, आपको खुद इस पर्टिकुलर सेल एग्रीमेंट में लाने पड़ेंगे। अब वो बोलेगा ऐसा क्यों? तो बैंक बोलेगा अरे भाई, अगर 20 लाख की गाड़ी और 20 लाख मैं तुझे दे दूंगा, तू गाड़ी लेकर भाग जाएगा, मैं तुझे कहाँ पीछे पकड़ता रहूंगा। अगर तू 5 लाख रुपए खुद देगा और बाकी के 15 लाख रुपए दूंगा मैं, तो मुझे विश्वास रहेगा ना कि हाँ चल ठीक है, तू भी इसके अंदर वाकई में तो गाड़ी खरीदना चाहता है, वाकई में तो अपने सपने पूरा करना चाहता है, अपनी फैमिली को बेटर लाइफ देना चाहता है। तब मेरे को भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार चलो ठीक है, इसने 5 लाख रुपए तो दी ना, तो हम भी 15 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। इट्स जस्ट दैट कि आप जब फॉर एग्जाम्पल कुछ खरीदने जाते हो, कोई चीज का ऑर्डर देने जाते हो, कहीं पर भी कोई पर्टिकुलर गिफ्ट वगैरह अगर बनवाना चाहते हो, तो या फोटो खिंचवाने जाते हो, तो फोटो आप एक दो दिन बाद लेते हो ना उससे। तो बोलते हैं ना कि भैया पहले थोड़ी सी बुकिंग कर दो, थोड़ी सी एडवांस पेमेंट दे दो, तभी तो वो आपके लिए कुछ काम करेगा। राइट। वो फ्री फंड में अगर आपकी फोटो निकाल दे, अगर आप फोटो नहीं लेने आओगे, तो नुकसान तो सामने वाले बंदे का हो गया ना। तो ये चीज थी। द 8% is not the money that bank has. It is just the money that belongs to the owners and rest 92% belong to the depositors. ठीक है। तो यहाँ पर वो बात आ जाती है जो हम ऊपर भी कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 100 रुपए एक बैंक के पास है, तो उसमें से जो 8% है, ठीक है, 8 रुपीज जो है, ये बेसिकली बैंक के ओनर्स की कैपिटल है। और बाकी के जो 92 रुपीज हैं वो डिपॉजिटर्स के मनी है। तो अगर हम ये वाले पैसे को लोन में दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए को दे दिया हमने, बी को दे दिया हमने, सी को दे दिया हमने, डी को दे दिया, पहली बात तो है ये सारे के सारे डिफॉल्ट पे नहीं आएंगे। अब बाय चांस इन सब ने डिफॉल्ट कर भी दिया एक एक करके, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये 92 रुपीज है, अब इसके लिए ना आगे एक एग्जाम्पल है, मेरे को लगता है कि वो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा अच्छा है, तो एग्जाम्पल के साथ ही कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मुझे तो बड़ा मजा आया था। ठीक है। Think of it like buying a horse with a down payment. That scenario, you want to buy a house. अच्छा हाउस है, मैंने पता है इसको हॉर्स पढ़ा था। मैं कह रहा है हॉर्स खरीद रहा है, बड़ा अजीब सा एग्जांपल है, बट मुझे तब भी बड़ा मजा आया था पढ़ के। तो एक काम करते हैं, इसको हॉर्स की तरह ही समझते हैं। यू वांट टू बाय हॉर्स वर्थ रुपीज 100, द कैपिटल 8%, you pay 8% from your own savings, right? The loan 92%, you borrow 92% from a bank, like we have discussed it with the case of car. The risk, if the value of the horse drops by 8% to just 92 rupees, you have lost 100 rupees, 100% of your money, right? अब आपने फॉर एग्जाम्पल ये 100 रुपए का एक आपने हॉर्स खरीदना था, आपने उसमें से 8 रुपए खुद दे दिया और 92 रुपीज का आपने लोन ले लिया। अब फॉर एग्जाम्पल कि मार्केट के अंदर ये जो हॉर्स है, हॉर्स की उम्र हो गई है, बूढ़ा हो गया, अब इसकी जो वैल्यू है वो 92 रुपीज ही बच गई है। अब दिक्कत क्या आएगी कि भाई आपने जो अपनी पॉकेट से 8 रुपए लगाए थे वो तो आप भूल जाओ, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं। अब सारी बात आ गई है कि 92 रुपीज जो आपने लोन लिए थे वो आपको रीपे भी तो करना है बैंक को, है ना, वो भी विद इंटरेस्ट। अब दिक्कत तब आएगी कि जब 92 रुपीज भी नहीं, अगर उसकी वैल्यू जो है वो और भी ज्यादा कम हो गई, 91 रुपीज हो गई, तो आगे की कहानी चैनल से सुनते हैं। If the value of the horse drops by just 8%, you have lost 100% of your money. If it drops to 91, you are now underwater. You owe more than you own. कि भाई आपने 92 रुपीज का लोन लिया था, आप उसको वापस भी अगर कर दोगे, तो फॉर एग्जाम्पल आप 92.5 रुपीज भी अगर आप वापस कर दोगे, तो भी आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 91 रुपीज की आ रही है ना। तो ये दिक्कत आ रही है इन बैंकिंग।
That 8% capital is the down payment. It acts as a shock absorber. If loans go bad, the losses eat into that 8% first. सबसे पहले आपने जो 8%, 8 रुपए जो अपनी जेब से लगाए थे, सबसे पहले वही तो आपके खत्म होंगे. The regulators are betting that a bank will rarely lose more than 8% of its total loan value at once. कि एकदम से 8% अपनी लोन वैल्यू का ऐसा होना तो बहुत ज्यादा रेयर है. The assumption, not everybody defaults at once. सारे लोग एकदम से तो डिफॉल्ट नहीं करेंगे. The 12.5 times leverage is based on the law of averages. A bank lends to thousands of people. Regulators assume that in a normal economy, only a tiny fraction, maybe 1 or 2% of the borrowers will default in a given year. However, holding 8% of capital should theoretically be enough to cover those 1 to 2% losses comfortably. तो एक तरीके से assumption लगाया था. Now, why was I right? Your fear is exactly what happened during the 2008 global financial crisis. वहां पर ये दिक्कत आई थी. अब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक? क्योंकि उसके बाद बेसल 3 नॉर्म्स आए थे. अभी तो हम फिलहाल बेसल 1 ही पढ़ रहे हैं. तो एक काम करते हैं, तभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब बेसल 3 आ जाएगा. ठीक है. अगेन, I love the way you explained the Basel 1 norms. Could you please continue the story with what led to the formation of Basel 2 norms? ठीक है, क्योंकि बेसल नॉर्म कहीं पर तो चूके होंगे, तभी तो वहीं से बेसल 2 की शुरुआत हुई होगी. ठीक है. If Basel 1 was the rough draft of the banking regulation, like we discussed, कि भाई वो एक प्रॉपर परफेक्शन के साथ बनाया हुआ प्लान नहीं था. वो तो बस ये था कि चलो भाई लॉस हो गया, बैंक कोलैप्स हो गए, तो इससे बचने के लिए क्या हम एक शॉर्ट टर्म में कुछ बना सकते हैं. Now, Basel II was the attempt to write the masterpiece, but as you will see, the road to Basel II was paved with clever bankers trying to outsmart the rules and a spectacular disaster caused by a single man. अब ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि बेसल वन में कहाँ दिक्कत आई थी जिसकी वजह से बेसल टू का निर्माण हुआ था. कोई भी रूल्स वगैरह होते तो उसको तोड़ने के लिए मास्टरमाइंड्स बैठे होते हैं. और आई रियली रिस्पेक्ट दोस पीपल बिकॉज द रूल्स वर मेड बाय द रेगुलेटर्स. लाइक दे आर द स्मार्टेस्ट पीपल इन इकोनॉमिक्स और बैंकिंग, राइट, इन द होल वर्ल्ड. और उनको भी आउटस्मार्ट करने के लिए कोई लोग बैठे हुए हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी नहीं बनती क्या. द वन साइज फिट्स ऑल. अब यहाँ पर क्या दिक्कत आई थी बेसल वन के साथ. बाय द मिड 1990s bankers began complaining that Basel 1 was too blunt. It treated very different risks exactly the same way. उसके अंदर दिक्कत क्या थी, द फ्लॉ. अंडर बेसल वन, अ लोन टू अ ग्लोबल जायंट लाइक एप्पल और गूगल टुडे carried the same 100% risk weight as a loan to a small struggling local businessman. जैसे कि ऊपर हमने देखा था कि बैंक अगर किसी कॉर्पोरेट को लोन दे रहा है तो उसमें उसे 100% प्रोविजनिंग रखनी पड़ेगी, राइट. तो सभी के लिए था. द consequence, since banks had to set aside the same 8% capital for both, they thought, why lend to the safe giant for low interest, let's lend to the risky business for high interest. तो बेसिकली बैंक को लगा कि देखो भाई, अगर हम गूगल को देंगे तो गूगल बोलेगा भाई मेरा तो क्रेडिट स्कोर जो है ना वो तो बहुत ही अच्छा है, 850 है, और मैं आपसे लोन वगैरह ले रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर 1 CR का लोन दे रहा हूँ तो मैं आपको 1.1 CR वापस कर दूंगा, ठीक है, 10 लाख रुपए आपको और दे दूंगा. वहीं पर एक छोटा सा बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं, एक्सी ले लेते हैं, ठीक है. XYZ करके एक कंपनी है. वो उसका जो सिविल स्कोर है वो मान लो 600+ है, ठीक है. अभी नई नई कंपनी बनी है और पहले का क्रेडिट स्कोर भी उसका कुछ खास नहीं है, तो उसने बोला कि आप मुझे 1 करोड़ रुपए दो और मैं आपको 1.5 CR दूंगा. तो अरे, तो ऑब्वियसली जो बैंक है वो एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहेगी कि भाई मैं इसको प्रेफर करूंगी ना देना, क्योंकि यहाँ पर प्रोविजनिंग मेरे को सेम ही रखनी है दोनों के केस में, तो भाई यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट है तो मैं इसको दूंगा. द रिजल्ट, आयरॉनिकली, बेसल वन वाज एनकरेजिंग बैंक्स टू टेक मोर रिस्क टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बिकॉज द रूल्स डिडंट रिवॉर्ड देम फॉर बीइंग सेफर. तो यहाँ पर ये दिक्कत आइडेंटिफाई हुई, और जब कोई दिक्कत हम आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर उसको हम रिजॉल्व करने के लिए देखते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स ले जा सकते हैं. So, bankers are very good at math, and they quickly found loopholes in Basel I. The practice was called regulatory arbitrage. The trick, banks realized that they could use complex financial tools like securitization to bundle up their risky loans and sell them off to investors. अब वो क्या करते थे कि उन्होंने रिस्की लोन लिए, उसको एक बंडल बना के सिक्योरिटाइज कर दिया और उनको दूसरे इन्वेस्टर्स को बेच दिया. The effect, this made their books look very safe and clean, so they could hold less capital, but in reality, they often retained hidden risks that Basel I's simple rules couldn't detect. तो यही चीज यहाँ की सबसे बड़ी अलग थी कि भाई उन्होंने बहुत अपने हिसाब से ड्राफ्ट ही दिया था, बट स्टिल nobody was able to detect this particular loophole इतने सालों बाद भी. The regulators felt like they were using a magnifying glass while the banks were using microscopes.
सो व्हाट वाज द कैटलिस्ट? द फॉल ऑफ बारिंग्स बैंक। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आई थी कि हर सॉरी, जो बेसल नॉर्म्स थे, जो बेसल वन नॉर्म्स थे, वो एक स्टैंडर्ड था, वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड था, और वो बहुत ज्यादा एक फ्लैट था कि हाँ भाई कहीं के भी बैंक वगैरह सबको 8% रिस्क वेटेड एसेट रखने ही है। अब उसके अंदर क्या दिक्कत आई थी कि एक बंदा था बारिंग्स बैंक का, जिसने फ्रॉड कर दिया था। द लेजेंड ठीक है। Just as the Hersted failure triggered Basel I, the collapse of Barings Bank was the wake-up call that shaped Basel II. The legend. Barings was the oldest merchant bank in London. It was so prestigious that the Queen of England banked there. अब यहाँ पर देखो, ये वाली चीज की पता नहीं जरूरत थी या नहीं थी, बट एआई अपने आप से डालता है। इट्स लाइक यू नो, इट्स अ फ्रेंड दैट यू आर टॉकिंग टू। तो जो पता भाई, जो बारिश बैंक था ना, वो लंदन का सबसे पुराना बैंक था भाई, इतना पुराना था कि वहां पे क्वीन का भी वहां पे अकाउंट था। So what was the villain? Who was the villain? A single rogue trader in Singapore named Nick Leeson. Leeson made unauthorized high-risk bets on the Japanese stock market. When the markets crashed due to an earthquake, he tried to hide his losses. The losses spiraled to 827 million, twice the bank's available trading capital. जितनी बैंक की trading capital नहीं थी, उससे भी डबल का तो उसने लॉस कर दिया था। The collapse. The 233-year-old bank went bankrupt overnight and was sold for just one. कमाल की बात नहीं है? Why this changed everything? Regulators looked at Barings and realized Basel I didn't work here. Barings didn't fail because the borrowers didn't pay back loans, right? बोरोस तो लोन दे ही देते। दिक्कत कहाँ पर आई थी? इट फेल्ड बिकॉज ऑफ इंटरनल फ्रॉड, बैड मैनेजमेंट एंड सिस्टम फेलियर। तो इसीलिए बेसल टू के अंदर और भी चीजें डाली गई। बेसल वन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी जो बात थी वो ये थी कि हमारे पास कैपिटल जो है उसको हमें प्रोविजनिंग करनी है। दिस बर्थड द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। तो फिर हमारे पास 2004 के अंदर बेसल टू आया। टू फिक्स दीज इश्यूज द कमिटी केम अप विद अ न्यू स्मार्टर framework, they decided that a simple 8% rule wasn't enough. They needed a three-dimensional approach, या फिर जिसको बोलते हैं three-pronged approach, three pillars, smarter math. Instead of one size fits all, banks could now use their own internal data to calculate risk. If they could prove a borrower was super safe, they could hold less capital. अब उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई, पहले क्या था कि यूएस के बैंक हो या फिर जापान का बैंक हो, सबको 8% प्रोविजनिंग जो है वो रखनी है। अब इसने बोल दिया कि कोई जरूरत नहीं है। नाउ बैंक्स कैन यूज देयर ओन कैलकुलेशन। अगर वो बोलेंगे कि कोई पर्टिकुलर बोरोवर है, उस पे लो रिस्क है, तो भाई हम मान लेंगे और उसके लिए उसको लो प्रोविजनिंग अलाउड होगी। Now, second thing is supervision. Because of borrowings, regulators like RBI were given the power to check how the bank was run, not just look at the numbers. They started checking for fraud risk and management quality. Third, transparency. Banks were forced to tell the public exactly how risky their bets were. The idea was that if public knew the truth, the market would punish risky banks automatically, right? कि मार्केट ही देख लेगी कि अगर ये ज्यादा ही रिस्की लोन्स ले रहे हैं तो भाई हम इनके शेयर्स क्यों रखेंगे, शेयर्स चले जाएंगे, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी उन बैंक्स की, और ऑब्वियसली उन पर एक बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे कि वो रिस्की लोन ज्यादा से ज्यादा दें, इसलिए एक मिक्सचर बना के रखना चाहिए कि हाँ भाई रिस्की किसी हद तक बट सेफ भी रखने होते हैं, ताकि बैलेंस अच्छा हो। अगेन लैंग्वेज का इन्होंने ठीक कर रखा है। यस, प्लीज कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ बेसल 3 एज वेल एंड द स्टोरी सो फार टिल डेट। सो अब the story of Basel II ended not with a handshake but with a crash, just as the world was adopting these smarter rules. The 2008 global financial risk hit. अब यहाँ पर क्या हुआ था कि हाँ भाई बेसल, अगर हम देखा जाए तो बेसल वन की शुरुआत क्या हुई थी, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे हर्स्टेट रिस्क के बारे में। हर्स्टेट एक बैंक था जिसने ट्रांजेक्शन करी थी एक अमेरिकन बैंक के साथ, बट बाय द टाइम वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो पाती, वो जो बैंक था वो शट डाउन हो गया था, जिसकी वजह से बेसल वन लाए गए थे, क्योंकि यहाँ पर हुआ था सेटलमेंट रिस्क, सेटलमेंट नहीं हो पाया था, और इसी की वजह से वो T+1 T+2 और T+3 वाला जो कंसेप्ट है वो शुरू हुआ था ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आए थे बेसल वन नॉर्म्स। पेन हाथ में सेट नहीं हो रहा। ठीक है, बटा के एक बार फिर से करेगा। बेसल वन नॉर्म्स आए थे। इसके अंदर क्या था, हमने कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करी थी।
रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद बेजल वन खत्म कैसे हुआ? जो कौन बंदा था, बारिंग्स बैंक के अंदर एक लीसॉन नाम का इंसान था, उसने कर दिया था फ्रॉड। फ्रॉड कर दिया था, दैट लेड टू दी दिस लेड टू दी फॉर्मेशन ऑफ बेजल टू नॉर्म्स। बेजल टू नॉर्म्स ने क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से काम नहीं चलेगा भाई, कैपिटल के साथ साथ हमें चाहिए सुपरविजन, और सुपरविजन के साथ साथ हमें चाहिए ट्रांसपेरेंसी, कि भाई अगर आप कुछ उल्टे सीधे काम कर रहे हो तो जनता खुद समझदार है, खुद आपके शेयर्स वगैरह को परचेज नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू जो है कम हो जाएगी। और कैपिटल के लिए भी इसने बोल दिया कि आप अपना ओन कैलकुलेशन यूज करो, ठीक है, ओन कैलकुलेशन यूज करो। अब उसके बाद बेसल टू के बाद दिक्कत कहाँ पर आने लगी? दिक्कत आने लग गई जब 2008 के अंदर हुआ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अब इसके अंदर क्या हुआ था, ये आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी में मैं बता देता हूँ। अब इसके अंदर लेमन ब्रदर्स का आपने नाम सुना होगा, लेमन ब्रोस, जस्ट लाइक स्नो ब्रोस। ये एक यूएस का बैंक था। इसने क्या करा था, ये लोन देने लग गया था हाउस खरीदने के लिए, ठीक है। हाउस खरीदने के लिए लोन देने लग गया था, लोग लोन लेने लग गए थे। अब इसको इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस लगा कि इसने सभी को ही लोन बांटने लग गया। एक तरीके की लैंडिंग होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं पार लैंडिंग, जो कि एक फेयर लैंडिंग होती है, ठीक है। ओनर की जो बोरोवर है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री सही होती है, क्रेडिट वर्दिनेस सही होती है। और दूसरी होती है सब पार लैंडिंग। ये हो गया कि भाई जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है ना उसको भी लोन दिए जाओ विदाउट चेकिंग मच डिटेल्स, आप सीधा सीधा लोन जो है सैंक्शन करे जा रहे हो। अब क्या हो गया कि अब अगर सब पार लैंडिंग, जो लोग वाकई में एक अच्छे बोरोवर नहीं, अगर उनके पास भी लोन आ जाएंगे तो लोगों के पास, ऐसे तो लोग बहुत सारे होते हैं, अब बहुत सारे लोग आ गए तो सभी के पास ही पैसा आ जाएगा, इसके पास पैसा आ जाएगा, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, सबके पास हाउसिंग लोन आ गया। अब सबके पास हाउसिंग लोन आ गया तो सारे के सारे अपना घर खरीदने लगेंगे, ठीक है, घर खरीदने लग गए। जैसे जैसे घर खरीदने लगे घर की वैल्यू और बढ़ती गई, जैसे जैसे घर की वैल्यू बढ़ती गई तो इनको और मजा आने लगी कि हाँ भाई मैं तो चाहता हूँ कि अब लोग पैसे ना लौटाए, क्योंकि लोग पैसे नहीं लौटाएंगे हम तो घर हड़प लेंगे, और घर हड़प लेंगे तो घर की वैल्यू ज्यादा है, हमें ज्यादा पैसा रिटर्न आएगा। अब ऐसा चलता गया, चलता गया, चलता गया, लोग बढ़ते गए, जिनको लेमन ब्रदर्स जो है लोन देता गया, और हाउसिंग प्रॉपर्टी जो है वो और ज्यादा बिकती रही और वो बूम पर जाती रही। और ये जो बबल है, ये बबल बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और एकदम से आकर ये हो गया, फट गया। क्या हो गया कि अब सभी के पास ही घर है, ठीक है, ये जितने भी लोग हैं सभी के पास ही घर है, ये भी अपने घर में रह रहा है, ये भी अपने घर में रह रहा है। अब भाई बात आ गई कि जब सभी के पास घर है, जब सप्लाई ज्यादा बढ़ गई तो डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ गई तो उसके प्राइस भी गिर जाएंगे। अब जब सभी के पास घर है तो कोई घर क्यों ही खरीदना चाहेगा। अब क्या हो गया कि जो घर पहले 1 CR का था वो रह गया फॉर एग्जाम्पल मान लो 80 लाख रुपीज का। अब अगर आपने 1 CR के लिए फॉर एग्जाम्पल 90 लाख का लोन लिया था, और अगर वो उसकी वैल्यू 80 लाख रुपए हो गई, तो आप एक 80 लाख रुपए घर के लिए 90 लाख रुपए से ज्यादा पैसे बैंक को क्यों रिपे करोगे, राइट? तो उन्होंने बोल दिया भाई हम तो रिपे कर नहीं रहे, आप खुद आओ और अपना जो है सामान वगैरह ले जाओ, अपना जो घर है आप ले लो अपनी कस्टडी, हम तो पैसे वापस नहीं दे रहे। अब दिक्कत क्या हो गई कि ऐसा सारे लोग ही करने लग गए, है ना। ऑल ऑल स्टार्टेड डूइंग दिस। तो घर क्या हो गए, घर सारे के सारे लेमन ब्रदर्स के पास आ गए। तो ये लेमन ब्रदर्स हो गया, अब इसके पास सारे के सारे घर आ गए। एक घर आ गया, दो घर आ गए, तीन घर आ गए, चार घर आ गए, पांच घर आ गए, सारे के सारे घर आ गए। अब जब सारे के सारे घर आ गए इसके पास, तो अब ये करेगा भाई, इसके पास जो घर है उसकी तो वैल्यू कुछ नहीं रह गई। अब जब वैल्यू कुछ नहीं रह गई तो इसने भी तो कहीं से लोन ले रखा होगा ना आगे लोन देने के लिए, तो ये उनको लोन नहीं दे पा रहा होगा। फाइनेंसिंग जो भी इसकी अथॉरिटी होगी, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, अरे यार ये बार बार बटन दब रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी होगा ये उसको नहीं लोन नहीं दे पा रहा। अब ये इतना ज्यादा बड़ा बैंक था कि इस पर जो छोटे छोटे बैंक्स थे वो भी इस पर डिपेंडेंट थे। अब अगर यही कोलैप्स हो गया तो बाकी भी कोलैप्स हो जाएंगे, इस वजह से पूरा जो है क्राइसिस हुआ, और इसको ये बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। क्योंकि सब पार लैंडिंग इतनी ज्यादा हो गई थी, इस वजह से हाउसिंग लोन इतना ज्यादा बढ़ गए कि हाउस की वैल्यू ही खत्म हो गई। अब हाउस की वैल्यू खत्म हो गई तो कोई भी रीपे करने के लिए राजी नहीं था, सबने डिफॉल्ट कर दिया और इस वजह से दिक्कत आई, ठीक है। Now, under Basel II, banks were allowed to use their own complex mathematical models to calculate how risky they were. अब ये जितने भी हाउसिंग लोन थे तो थोड़े से रिस्की ना, बट क्योंकि हमारे पास ये छूट थी कि हम अपना कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं, तो इन्होंने दिखाया कि नहीं भाई इतना ज्यादा रिस्की नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Banks told regulators, trust us. Our supercomputers say these subprime mortgages are safe.
The reality, banks tweaked their models to make risky assets look safe so that they could hold less capital. वो अपने पास less capital रखेंगे, ज्यादा लोन देंगे, ये सोच करके ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बट यहाँ पे पासा पुट्ठा पै गया. Now, next, Basel II focused heavily on solvency, having enough assets to cover debts eventually, but ignored the liquidity. अब क्या हो गया था, उनको ये तो पता था कि ठीक है भाई हमारे पास घर वगैरह तो पड़े हैं, उसको हम बेच कर पैसे निकालेंगे, लेकिन आपके पास लिक्विडिटी नहीं थी ना, तुरंत थोड़ी बिक रहे हैं घर, ठीक है. When Lehman Brothers collapsed in September 2008, the market froze. Banks had assets like houses, but they couldn't sell them fast enough to get cash because there were no buyers. आपके पास घर तो है, लेकिन खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं है. क्यों खरीदेगा कोई, क्योंकि अब वो तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रही नहीं गई. आज के टाइम में मान लो कि गोल्ड के प्राइसेस और सिल्वर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बूम कर रहे हैं, आप चाहोगे कि मैं अभी खरीद लूं ताकि आगे जाकर वो और बूम करे. क्या आप पता, फिर एक टाइम के बाद सबके पास सोना आ जाए, सोने की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाए, राइट, और सोने के प्राइस डाउन हो जाए. जो आपने 1.5 लाख रुपए का खरीदा होगा, वो तो आप अब 1 लाख रुपए का रह गया होगा. तो वाई वुड यू इन्वेस्ट इन दैट, राइट. कोई खरीदने वाला नहीं, जब कल को आप बेचोगे भी तो कौन खरीदने वाला मिलेगा. कोई अगर बोलेगा भाई मैं तो 50,000 ही दूंगा, आप बेचोगे, बोलोगे नहीं मैं तो नहीं बेचूंगा, मैं तो 1.5 लाख रुपए का लिया है, चल तो एक 40 का ले ले, बट एक 40 का भी कौन खरीदेगा. तो यही दिक्कत हुई थी. दे वर एसेट रिच बट कैश पुअर. और ये लाइन जो सुनकर भाई मेरे होश खराब हो गए थे, होश, मैं पागल हो गया था. दे डाइड ऑफ थर्स्ट व्हाइल सिटिंग नेक्स्ट टू अ फ्रोजन लेक. ये तो मुझे लग रहा है कि मतलब ये मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा. क्या लाइन है, दे डाइड ऑफ थर्स्ट बाय, दे डाइड ऑफ थर्स्ट व्हाइल सिटिंग नेक्स्ट टू अ फ्रोजन लेक. क्योंकि जो हाउसिंग उन्होंने लोन से रखे थे वो सारे जमी हुई तालाब थे, उसको आप पी ही नहीं सकते हो. क्या, क्या बात है, मजा ही आ गया मतलब. यहाँ तेरा दिल जीत लिया चाहे मैंने. The hero returns, Basel III, 2010. In the ashes of 2008, 2008 की राख से उत्पन्न हुए Basel III norms, the committee met again. They realized that smart math wasn't enough. They needed hard barriers. Basel III was designed to plug the specific holes revealed by the crisis. Here are three main chapters in the Basel III story. Chapter 1, Quality over Quantity. उन्होंने बोला कि भाई देखो आप क्या कर रहे हो, आप बस बोल रहे हो कि हमारे पास कैपिटल पड़ी है, बट वो जंक कैपिटल है. आपके पास हाउसेज है बट आप उसको बेच नहीं पा रहे हो ना. द फिक्स, इन बेसिल टू बैंक्स यूज्ड जंक कैपिटल लाइक कॉम्प्लेक्स डेट इंस्ट्रूमेंट टू मीट द 8% टारगेट. बेसल थ्री ने फिक्स कर दिया कि नहीं भाई कोई ट्रिक्स नहीं चलेंगी. इट रेज द रिक्वायरमेंट फॉर कॉमन इक्विटी, राइट, द रियल हार्ड कैश इन शेयर्स फ्रॉम 2% टू 4.5%. दिस इज द मनी दैट कैन एब्जॉर्ब लॉसेस इंस्टेंटली. कोई भी दिक्कत है फटाफट कैश की यूटिलाइजेशन कर सकते हो, शेयर्स कैपिटल जो आपके पास है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो. द रेनी डे, फाइंड बफर. अब बेसिकली यहाँ पर वो सारी चीजें आती है जो कि हम पढ़ते हैं अपने बेसल थ्री के अंदर. बेसल थ्री बेसिकली इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ बेसल टू. जैसे बेसल टू के अंदर भी था कि हाँ भाई आपको कैपिटल रखनी है, और आपको उसके बाद क्या था, सुपरविजन है, और उसके बाद आपका था ट्रांसपेरेंसी है. तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बेसल टू के बारे में बात करें, तो बेसल थ्री के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर ये है कि इनहेंस्ड कर दिया है, इनहेंस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. ठीक है, अब इसने बोल दिया कि आप जो भी पहले जंक कैपिटल रखते थे वो नहीं रखोगे, आप यहाँ पे शेयर्स में रखोगे, कैश में रखोगे. टीयर वन कैपिटल बेसिकली जो है उसकी बात कर रहे हैं, टीयर टू कैपिटल की बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं. और अगर इन सब चीज़ों की नौबत आई तो फिर आपके पास होना चाहिए इसके अलावा कैपिटल कंजर्वेशन बफर. इसके अलावा आपके पास होना चाहिए काउंटर साइक्लिकल बफर. अब ये सब चीजें क्या होती है, वैसे लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी बैंक कैपिटल स्ट्रक्चर वाली, उसके अंदर भी मैंने बता ही रखा है, बट एक बार फिर भी इसको पढ़ लेंगे. तो बेसिकली क्या दिक्कत आती थी कि इन्होंने ये तो बताया कि आपको कैपिटल तो मेंटेन करनी ही करनी है कोई भी अगर दिक्कत आए, लेकिन उसके बाद आपको एक कैपिटल, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लेता हूँ, कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी मेंटेन करना है, और उसके बाहर आपको एक काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर भी आपको मेंटेन करना है. ठीक है. अब दिक्कत क्या है कि कैपिटल तो आ गई. अब कैपिटल बेसिकली इसका पॉइंट क्या था, पॉइंट ये था कि बाय चांस अगर आपके पास यहाँ पर लॉस आपके पास आने लग गए हैं, तो सबसे पहले वो काउंटर साइक्लिकल बफर के पास जाएंगे. काउंटर साइक्लिकल बफर उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी. अगर वहां तक बात नहीं बनी तो आपके पास कैपिटल कंजर्वेशन बफर है, अब वो आपको एब्जॉर्ब करेगी. अगर वहां भी दिक्कत नहीं तो आपकी कैपिटल रहेगी. और ऐसा माना जाता है कि जब तक ये लॉसेज यहाँ तक पहुंचेंगे तब तक आरबीआई है, गवर्नमेंट है, ये उसको समेट लेंगी और कोई ना कोई स्ट्रेटेजी निकालेगी जिससे ऐसा कोई बहुत बड़ा रिस्क ना आए. Basel III introduced the idea that banks should save extra money
when the economy is booming so that they can bleed slowly when the economy crashes. Capital conservation buffer either 2.5% का an extra layer of capital if the bank dips into this. Regulators stop them from paying bonuses to CEO कि भाई इतनी दिक्कतें आ रही है और आप बोनसेस ही दे रहे सीईओ को डिविडेंड ही दे रहे हो ना 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 डिविडेंड तभी तो दिया जाता ना इक्विटी जो होती है इक्विटी और डिवेंचर्स में क्या फर्क होता है कि भाई डिवेंचर्स में आपको इंटरेस्ट मिलता है इक्विटी में आपको डिविडेंड मिलता है और डिविडेंड तब मिलेगा जब इक्विटी जब प्रॉफिटेबल होगी कंपनी जब प्रॉफिट में नहीं जा रही लॉस में जा रही है तो आप डिविडेंड कैसे दे सकते हो काउंटर साइक्लिकल बफर इफ द काउंटर साइक्लिकल बफर के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी जब बैंक्स बहुत अच्छा चल रहा है तो आप कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल मेंटेन करते हो ताकि अगर कभी दिक्कत आए तो उसमें वो उसको यूज करा जाए इफ द इकोनॉमी गेट्स टू हॉट regulators can force bank to hold even more capital to slow down lending. द लिक्विडिटी फिक्स लिक्विडिटी कवरेज रेशियो अब बेसिकली हमारे वाले इस वाले एग्जांपल में क्या था जब लेमन ब्रदर्स ने बहुत सारे हाउसेस को लोन दे दिए थे तो उनके पास डिफॉल्ट हो गया था सारे लोन्स का अब सारे घर उन्होंने अपने पास कस्टडी में रख लिए अब बेसिकली उनके पास घर तो थे बट उनके खरीदार नहीं थे तो उनके पास एसेट्स थे बट वो लिक्विडिफाई नहीं कर पा रहे थे उसको तो इसलिए यहाँ पर बात आ जाती है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की तो 30 डेज सर्वाइवल रेशियो यहाँ पर बेसिकली बोलता है बैंक मस्ट होल्ड इनफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स अपॉन में 30 डेज नेक्स्ट 30 डेज के लिए कौन सा नेट कैश फ्लो आपका जितना भी होगा नेट कैश आउटफ्लो जितना भी आपको पैसों की जरूरत होने वाली है अगले 30 दिनों के अंदर उसके हिसाब से आपके पास उतना हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होना चाहिए राइट कि उतना कम से कम आपके पास होना ही होना चाहिए ठीक है टू सर्वाइव टोटल कैश आउटफ्लो ऑफ 30 डेज विदाउट नीडिंग अ बेल आउट नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो हमारी गई कि आने वाले एक साल के अंदर आपके पास कम से कम इतने आपके पास एसेट्स होने चाहिए कि वो इजिली आप उसको यूटिलाइज कर सको लॉन्ग टर्म रूल ये तो क्या था 30 डेज सर्वाइवल रूल ये लॉन्ग टर्म रूल है बैंक्स कैन नॉट यूज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स टू फंड लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक 20 ईयर होम लोन्स ठीक है अब बेसिकली अगर कहीं जैसे इंटरव्यूज वगैरह जब मैं लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आजकल हवा में चल रहा था कि बैंक क्या ज्यादा प्रेफर करते हैं कि आपके पास कासा होना चाहिए या फिर आपके पास राफा होना चाहिए पता नहीं राफा कौन यूज करता है घास तो फिर भी यूज करता है बट राफा वर्ड को मैंने देखा नहीं किसी बैंकर को यूज करते हुए तो कासा के बारे में आपको पता है कि हाँ भाई ठीक है इसके अंदर क्या होता है लो इंटरेस्ट देना होता है और इसके अंदर थोड़ा सा हाई इंटरेस्ट देना होता है तो नॉर्मली कोई भी इंसान बोलेगा कि भाई लो इंटरेस्ट जो है वो बेनिफिट रहता है तो कासा इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर रफा बट दिक्कत यह है कि अगर कासा हैड टू बी ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर रफा तो फिर कासा बना ही क्यों राइट लोग बैंक ने एफडी वाला पॉइंट रखा ही क्यों एफडी वाला पॉइंट रखा ही क्यों राइट एफडी के अंदर अगर मान लो आप 6% इंटरेस्ट दे रहे हो और सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर अगर आप 2% दे रहे हो तो why are you giving 6% on एफडी बिकॉज यू आर क्लियरली हैविंग अ लॉस क्योंकि अगर लोन आप दे रहे हो 10% पे तो यहाँ पर आपको 4% का फायदा हो रहा है यहाँ पर आपको 8% का फायदा हो रहा है तो आप क्यों अपना लॉस करोगे तो एफडी होते हैं क्यों एफडी का बेसिकली सारा पॉइंट ही यही है कि अब एफडी के मारे ही लोग क्या करेंगे लोग यहाँ पर आएंगे लोग क्या है बैंक के पास आएंगे कि चलो भाई 6% ही सही कम से कम हमारे पास सेफ हमें रिटर्न तो मिल रहा है फिक्स रिटर्न तो मिल रहा है इसी के बदले ही लोग आपके पास डिपॉजिट करेंगे और जब डिपॉजिट करेंगे तो एफडी फॉर एग्जांपल अगर 2 सालों के लिए है तो आपको श्योर है कि चलो भाई एज कम्पेयर टू डिमांड डिपॉजिट 2 सालों के लिए आपके पास पैसा जो लॉक्ड है अब बैंक क्या करेगा बैंक इसको फॉर एग्जाम्पल 2 ईयर्स के लिए लोन पे दे देगा 2 ईयर्स के लिए ये इन्वेस्ट कर देगा इसमें जीसेप में कर सकता है या आगे किसी भी बॉन्ड्स वगैरह में कर सकता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर कर सकता है किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट एसेट्स में भी कर सकता है और उसके अंदर ये कमा लेगा 12% इंटरेस्ट है ना 15% इंटरेस्ट मार्केट के अंदर करेगा तो इसके लिए ये चीज फायदेमंद हुई ना ज्यादा से ज्यादा कि कहाँ वो इसको 2% मिल रहा था लेकिन 2% सेविंग इंटरेस्ट जो हमारे पास डिपॉजिट्स है वो एक बैंक को कभी भी तो लौटाना पड़ सकता है तो उस पर वो इतनी हाई बेट नहीं ले सकता एज कम्पेयर टू एफडी एंड दैट इज वाई इफ यू आर आस्क्ड कि कासा और राफा में क्या चीज जरूरी है तो दे बोथ प्ले a different important role in both their aspects. CASA is used to have a greater high net interest margin, but on the other hand, RAFA is used to increase our investment opportunities. ठीक है तो यहाँ पर नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो की बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म रूल है कि भाई अगर एक साल के अंदर भी अगर आपका आपको जरूरत पड़ी तो आपके पास होना चाहिए और कभी भी आप शॉर्ट टर्म एसेट्स को फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसे पड़े हुए हैं आपके कासा के अंदर उसको आप यूज करिए लॉन्ग टर्म फंडिंग मत करो राइट उसको आप लेके शॉर्ट टर्म फंडिंग कर सकते हो लॉन्ग टर्म मत करो ये तो एग्जांपल देते हैं मान लो कि इसको 10 साल की एफडी मान लो तो उस हिसाब से आप 10 साल के लिए आगे इसको इन्वेस्ट कर सकते हो वो तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने दिया था द स्टोरी सो फार द एंड गेम वी आर करंटली इन अ फेस्ड अच्छा ये सारी बातें हुई हमारी कूल इसका मतलब हमने पूरा बेसल थ्री खत्म ही कर लिया क्या तो ये सब वो वाली चीजें थी जो मुझे लगता है नॉर्मली जब हम कभी पढ़ते हैं किसी और लेक्चर के अंदर तो हमें वो सब चीजें नहीं समझ आती इसके पीछे की जो कहानी होती है तो ये सब चीजें मुझे देखकर तो बड़ा मजा आया तो इसलिए मेरा मन करा कि क्यों ना मैं आपको भी बताऊं
So story so far, we are currently in the phase often jokingly called Basel 4, though officially it is just the finalization of Basel 3, the output floor. Regulators finally put their foot down on internal models. They ruled out that no matter what a bank's internal smart model says, their calculated risk cannot be lower than 72.5%. तो भाई इन्होंने बोल दिया कि आपको अगर लग रहा है कि आपके जो बोरोवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हम मान के लिए तैयार हैं, लेकिन जितने भी अच्छे वो बोरोवर्स हो, हमारे हिसाब से जो रिस्क वेटेड है उससे 72.5% से कम नहीं होना चाहिए उनका रिस्क। ठीक है। तो इससे ये हो गया कि हाँ भाई एक थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आ गई, एक स्टैंडर्डाइजेशन आ गई। सो दिस स्टॉप्स बैंक फ्रॉम चीटिंग द मैथ। The COVID-19 test. अब ये था, this was the first real test of Basel III. Unlike in 2008, the banking system did not collapse. The buffers built up over the last decade worked. Banks had enough capital to absorb the shock and kept lending. Indian context, RBI's role, ahead of the curve. While the world struggled to meet the Basel III standards, Indian banks had already implemented most of them. As of 2026, Indian banks are fully compliant with Basel III. The RBI continues to maintain higher capital requirement 9% versus the global 8% because Basel के अंदर जो BCBS जो हमें गाइडेंस देती है वो कहती है 8% आप मेंटेन करो, वो तो हम ज्यादा चौकन्ने रहते हैं और हम 9% इसको मेंटेन करें। सो दिस वाज अ लिटिल बिट अबाउट हाउ द बेसल थ्री, मतलब एक तरीके से डिस्कशन, जैसे कि गुरसेकर ने कल टेलीग्राम पर मैसेज डाला था, एक डिस्कशन करता है बेसल के ऊपर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन। तो ये सब वो था, मेरी तरफ से आउटपुट था, मेरी तरफ से इनपुट था सॉरी, और आउटपुट भी कह ही लो इसको। तो आप देखते हैं कि सबसे ऊपर ये पूरी कहानी समझने के बाद फर्स्ट जानते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम में आता है ऑल अबाउट बेसल नॉर्म्स के बारे में, और देखते हैं कि इसने क्या बताया था। Credit risk and minimum capital Basel I was the first attempt to standardize banking regulations globally. It introduced the capital adequacy ratio. Capital adequacy ratio अभी आपको नहीं पता चलेगी, हालांकि वो अगर आप मेरे पहले वाला लेक्चर देखोगे तो शायद उसके अंदर आपको पता चल जाए। बेसिकली इसके अंदर वही है कि जितने ज्यादा आपके रिस्की वेटेड एसेट है उसके हिसाब से आपके पास कैपिटल कितनी है, वो बेसिकली ये चीज है। Banks were required to hold a minimum 8% of their risk-weighted capital assets लिमिटेशन। इट ओनली फोकस्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन द क्रेडिट रिस्क। उन्होंने और कुछ देखा, इन्होंने ये देखा कि भाई कल को डिफॉल्ट करेगा, आपके पास पैसा होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है। फिर आते हैं बेसल टू पर, रिस्क मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। उसने दो चीजें और बताई कि ठीक है आप ट्रांसपेरेंसी भी रखोगे और सुपरविजन भी रखोगे। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रखोगे तो जनता खुद समझदार है, खुद देख लेगी कि भाई आप बहुत ज्यादा रिस्की लोन्स देते हो, हम आपके अंदर पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे और हमने आपके शेयर्स जो खरीदे थे वो भी बेच देंगे। तो ऑब्वियसली बैंक्स विल शिफ्ट फ्रॉम दैट थिंग, और आप सुपरविजन जो है वो रेगुलेटर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। बेसल टू रिफाइंड द डेफिनेशन ऑफ रिस्क टू बी मोर कॉम्प्रहेंसिव। It introduced the three pillars framework, which remains the foundation of banking regulation today. Minimum capital requirement retained the 8% capital adequacy ratio, एंड एक्सपेंडेड रिस्क टू इंक्लूड क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क। ठीक है, एंड ऑपरेशनल रिस्क, ये सारी चीजें, क्योंकि बेसल वन के अंदर जो बंदा था उसने इंटरनल फ्रॉड करके कोलैप्स करा था बारिंग्स बैंक। सुपरवाइजरी रिव्यू gave central banks like the RBI the power to review a bank's internal strategies and mandate higher capital if necessary. Basel 3, market discipline, mandated transparency. Banks must disclose their risk exposure and capital adequacy to the public, allowing the market to gauge their health। ठीक है, जो कि अभी हमने बात करी थी। बेसल थ्री के बारे में भी ठीक है, हायर कैपिटल क्वालिटी, जैसे कि मैंने बताया था बेसल टू का इनहेंस्ड वर्जन है बेसल थ्री। कैपिटल कंजर्वेशन बफर हमें रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, बेसिकली चीजें लिक्विडिटी रेशियो में मेंटेन करनी पड़ेगी। और फिर यहाँ पर आता है समरी के अंदर, बेसल वन 1988 में आए थे, 2004 में आए थे और ये 2010 में आए थे। इसकी वैरायटी क्रेडिट रिस्क थी, इसकी रिस्क मैनेजमेंट थी, और इसकी लिक्विडिटी एंड रेजिलियंस। 8%, 8%, 8%, ये सब चीजें बीसीबीएस ने बोला था करने के लिए। दोनों में क्या फर्क है, ये एक फ्लैट था, इसने बेसल टू के अंदर बोला था कि आप अपने हिसाब से देख लो, और बेसल थ्री ने बोला था कि अपने हिसाब से देखोगे तो ही आपको हम अप्रूवल देंगे कि भाई 72.5% से ज्यादा नीचे आपका कोई भी बोरोवर का रिस्क नहीं होना चाहिए, जो भी आप सोच रहे हो। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बेसल के जो नॉर्म्स है वो बाइंडिंग है, वो एक एडवाइजरी नेचर के होते हैं। वो एडवाइस करेंगे, आपको करना है करो, नहीं करना तो मत करो, इन द एंड आपके लॉस है। कि इनोवेशन, रिस्क वेटेड एसेट, ऑपरेशन रिस्क इंक्लूडेड एंड लिक्विडिटी रेशियो, क्योंकि यहाँ पर क्या दिक्कत आई थी बेसल टू के अंदर, हाउसिंग लोन इतने ज्यादा थे कि वो बेच ही नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि नहीं, आपके पास लिक्विडिटी भी होनी चाहिए अच्छी खासी, तो इसलिए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो निकाली थी, जो कि नेक्स्ट 30 डेज का नेट कैश फ्लो आउटफ्लो जो है वो मैनेज कर सके, और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, कि हाँ भाई आपके पास इतनी फंडिंग होनी चाहिए कि अगला एक साल तक कोई भी दिक्कत वगैरह है तो वो कर सकते हो, और कभी भी शॉर्ट टर्म कि आपके जो लाइबिलिटीज उससे आप लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं क्रिएट करोगे, वरना एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हो जाएगी। ठीक है।
ठीक है, ये सब चीज़ तो हमें पता ही है, राइट? ये सब चीज़ें हमें पता ही है। अब बेसिकली द होल पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो वाज नॉट टू टेल यू ऑल अबाउट बेसल नॉर्म्स बट टू टेल यू दोज थिंग्स अबाउट बेसल नॉर्म जिससे आप बेसल नॉर्म्स को और अच्छे से समझ पाओ, और वो चीज़ें जो नॉर्मली कई और वीडियोस वगैरह में नहीं मिलती है। तो इसके अंदर जो बेसिकली पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो शायद इस वीडियो के अंदर अब आपको समझ आने लगी जब आप दूसरी वीडियोस देखोगे। दूसरी वीडियोस के अंदर वो चीज़ें होती है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाएंगी, या जो बेसिकली जब आप किससे बात करोगे तो वो वाली चीज़ आप पुट अप कर सकते हो इंटरव्यू वगैरह के अंदर। बट वो सारी चीज़ें समझने के लिए मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ऐसा बैकग्राउंड जो है ज़रूरी होगा। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो मुझे बताना कि मैं और ऐसे फिर लेक्चर्स लाने की ट्राई करूंगा और ऐसी वीडियोस लाने की ट्राई करूंगा जिससे हम दोनों का ही उसमें ज्ञान बढ़े। और अगर आपको डिस्कशन करनी है तो आप कमेंट के अंदर भी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप टेलीग्राम के अंदर द कूल स्कूल सर्च करोगे तो वहाँ पे भी डिस्कशन ग्रुप के अंदर अगर आप जितनी ज़्यादा अपनी एंगेजमेंट दिखाओगे तो उतनी ज़्यादा मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी और उसी हिसाब से मैं भी आपके साथ और चीज़ें शेयर कर पाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अंदर भी आप डिस्कशन कर सकते हो ताकि आपस में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़े। तो again I would like to thank all of those people who had contributed to the discussion in the discussion group of the cool school टेलीग्राम के ऊपर, और उन्होंने काफ़ी सारे इनपुट्स दिए थे और उसके बाद फिर तभी मेरे अंदर चुल बनती है ऐसी वीडियोस बनाने की। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी, बिलीविंग इन द कूल स्कूल। एंड इन केस सम पीपल टेंड टू फील बिकॉज दिस इज अ रेस और एक ऐसा इन्वायरमेंट और ऐसी जर्नी है जिसमें कई बार सेल्फ डाउट आता है। ऑलवेज रिमेंबर, जो कि मेरे को मेरे एक मेंटर ने बताया था, कीर्ति मैम है उनका नाम, सॉरी कृति मैम उनका नाम। उन्होंने बताया था कि हैव फेथ इन माय फेथ इन यू। सो शी हैड फेथ एंड शी आस्क्ड मी टू हैव फेथ इन हर फेथ इन मी। तो वो चीज़ पता नहीं वो कहीं ना कहीं याद रह गई, और जब कोई चीज़ याद रह जाती है तो सेट हो जाती है दिमाग के अंदर। तो आई वुड जस्ट लाइक टू रिटरेट दैट सेम थिंग कि अगर कभी सेट आउट हो सो हैव फेथ इन माय फेथ इन यू, बिकॉज अगर जितने भी लोगों से अभी तक मेरी बात हुई है उन्होंने कमाल कर दिखाया है। तो मेरे पास ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि मैं जरा सा भी रिस्क लूँ ये बोलते, बिकॉज आई हैव फेथ इन यू। So with that note, let's conclude the video and I'll see you again very soon. Thank you so much and keep studying. All the best.